लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ फेज तक डिस्कशन किया था कोल्ड वॉर के रिगार्डिंग। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिफ्थ फेज की तरफ जा रहे हैं और फिफ्थ फेज का जो टाइम पीरियड है वो 1963 से 1979 तक है। ये फेज हम इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि इस फेज में दोनों महाशक्तियों के बीच में, दोनों सुपर पावर्स के बीच में टेंशन को ईज आउट करने की, यानी कि तनाव शैथिल्य की कोशिशें हुई, यानी कि दोनों के बीच में किस तरीके से हम तनाव को कम कर सकते हैं। इसी को फ्रेंच लैंग्वेज में दितेत कहा गया। हालांकि इसे लिखा जाता है दितांत कई बार, लेकिन फ्रांस में जो इसका उच्चारण होता है फ्रेंच लैंग्वेज में वो दितेत होता है। तो दितांत या तनाव शैथिल्य, या इसका एक रशियन वर्जन है, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपको याद रहता तो और भी अच्छी बात है। राज रियात्का का बेसिकली ब्रेजनेव ने, जो वहाँ के प्रीमियर थे यूएसएसआर के, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो राज रियात्का का मतलब होता है कि अपनी गन को, जो उसमें असला भरा हुआ है, जो उसमें गोली भरी हुई है, उससे खाली कर देना। तो बंदूक से गोली निकाल देने का मतलब क्या है कि टेंशन इज नाउ बीन ईज आउट, तनाव शैथिल्य हो गया, तनाव कम हो गया दोनों के बीच में। अब ये दितांत का जो फेज है 1963 से 1979 तक, ये आप जानते हैं इस बात को कि इस फेज का जो बैकग्राउंड था वो क्यूबा क्राइसिस से निकल के सामने आ रहा था, जिसके बारे में हम डिटेल में पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। क्यूबा संकट या क्यूबा क्राइसिस से निकल के सामने आया। तो क्यूबा में हमने देखा कि क्रुश्चेव के बीच में और जॉन एफ कैनेडी के बीच में इस बात पे सहमति बनी कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई कोई एक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर सुपर पावर हैं, बड़े कंट्रीज हैं। अगर दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लोकल इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, बल्कि पूरी दुनिया के इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। दोनों के किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे कि क्रुश्चेव ने बहुत फेमसली कहा था कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता, द न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वॉन बाय एनी साइड। तो क्यूबा संकट की बैकग्राउंड में अब दोनों देश इस बात पर लगभग सहमत हो गए थे कि दोनों देशों के बीच में टेंशन को ईज आउट करना है। तो उसी को कहा गया दितांत। अब इस दितांत पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये फेज काफी महत्वपूर्ण है। अब इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, वाकई दोनों देशों के बीच में टेंशन को खत्म करने के लिए कोशिशें हुई हैं। तो पहली जो बात हम करेंगे वो जुलाई 1963 में पीटीबीटी, इसे कहा जाता है पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी या परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। पार्शियल है, आंशिक। नाइनटीन 63 जुलाई में। तो ये क्या थी कि इसमें ब्रिटेन सहित यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने, सोवियत संघ और अमेरिका ने, दोनों ने ये निर्णय लिया था कि हम भूमिगत परीक्षणों को छोड़ के बाकी परीक्षण नहीं करेंगे। तो भूमिगत परीक्षणों पर जो रोक थी वो उसके अलावा, भूमिगत परीक्षणों के अलावा, जैसे अंतरिक्ष में या समुद्र में या ओपन एयर में हम कोई परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको पार्शियल भी कहा गया, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो पार्शियल का मतलब क्या है कि जो कुछ हद तक ही, कम सीमा तक अंकुश लगाती है, टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी का मतलब क्या है कि ये केवल भूमिगत परीक्षणों को छोड़ के बाकी परीक्षणों पर रोक लगाती है, लेकिन भूमिगत पर नहीं लगाती, यानी कि कंप्रिहेंसिव नहीं है, व्यापक नहीं है। व्यापक आप जानते हैं कि बाद में आई सीटीबीटी, तो वो पीटीबीटी का ही एक डेवलप्ड फॉर्म था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यूके, यूएसए और यूएसएसआर, तीनों कंट्रीज ने, तीनों न्यूक्लियर सुपर पावर ने ये साइन किया और ये कहा कि हम कुछ हद तक परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाएंगे। तो इससे जो आर्म रेस थी वो कम होने की संभावना है।
दूसरी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्यूबा संकट ने एक कम्युनिकेशन का गैप दोनों कंट्रीज के बीच में ना हो, इसको लेकर के एक इंडिकेशन दिया था, एक संकेत दिया था कि दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़ाई की स्थिति हो तो कई बार लड़ाई मिसकम्युनिकेशन से ज्यादा हो जाती है, संवादहीनता की जो स्थिति होती है उससे ज्यादा हो जाती है। तो दोनों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे कई बार कहा गया रेड फोन समझौता, या कई बार इसे कहते हैं हॉटलाइन समझौता। तो हॉटलाइन क्या थी कि या रेड फोन क्या था कि क्रेमलिन यानी कि जहां रूस का जो महासचिव थे वो बैठते थे, ब्रेजनेव या खुश्चेव, और व्हाइट हाउस जहां के अमेरिका के राष्ट्रपति बैठते थे, दोनों के देशों के बीच में सीधा फोन यानी कि सीधा बातचीत करने की सुविधा। तो ये 1963 की बात है, ये भी 1963 की बात है, जो जिसे रेड फोन समझौता या हॉटलाइन एग्रीमेंट बोलते हैं। ये भी इस फेज की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इस फेज में आप देखते हैं कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उस मिसकम्युनिकेशन को रोकने के लिए कि सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति यूएसएसआर के महासचिव से बात कर सकें, या कोई मुद्दे पर अगर उनकी नाराजगी है या सहमति है तो वो बता सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे एनपीटी कहा गया है, 1968। बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये देख लें, ये नॉन प्रोलिफरेशन है, ये प्रोलिफरेशन नहीं है। तो परमाणु अप्रसार, प्रसार नहीं, अप्रसार संधि। तो परमाणु अप्रसार संधि क्या है? परमाणु अप्रसार संधि का जो मोटिव है वो क्या है कि 1968 से पहले जिसने भी परमाणु परीक्षण कर लिया है, हालांकि 67 इसको कहना उचित है, वही घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होगा, यानी कि वो P5 कंट्री है। एक यूएसए, जिनके पास वीटो पावर है आप जानते हैं, यूएसएसआर, यूके, चाइना एंड फ्रांस। तो ये कंट्री जो है वो वैध लीगल एटॉमिक पावर है। और इस डेट के बाद, इस संधि के लागू होने के बाद जो भी परमाणु परीक्षण करेगा वो लीगल एटॉमिक पावर नहीं कहलाएगा। जैसे भारत ने किया, इसके बाद किया, आपने देखा कि पहला परमाणु परीक्षण भारत 1974 में करता है। तो चूंकि वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होता, तो उसको जो वैश्विक बिरादरी है वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र डिफेक्टो तो है ही, प्रैक्टिकली तो है ही है, लेकिन कानूनी रूप से नहीं मानती है। ऐसे पाकिस्तान को नहीं माना जाता, ऐसे नॉर्थ कोरिया को नहीं माना जाता। ये सपोज किया जाता है कि इजराइल के पास भी एटम बम है, लेकिन उनको माना नहीं जाता। तो ये लीगल एटॉमिक पावर वही कंट्रीज हैं जो एनपीटी से पहले, लागू होने से पहले, जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब एनपीटी का क्या था? इसमें आपको अप्रसार करना है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? देना नहीं है किसी को। प्रोलिफरेशन का मतलब है किसी को आपको हेल्प नहीं करनी है। तो ये जो कंट्री है, ये जो बाकी देश, बाकी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, उनको ना तो एटॉमिक बम देंगे, बम की मदद नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद नहीं करेंगे, और ना मनी की मदद करेंगे बम बनाने के लिए या न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने के लिए। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर मटेरियल भी, कच्चा माल भी, जैसे यूरेनियम या थोरियम हो गया, वो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज को नहीं देंगे, प्रोवाइडेड वो इसका साइन ही ना हो, इस पे साइन कर ले। अगर वो इस पे साइन कर लेता है तो उनको मिल जाएगी, क्योंकि वो ये हो सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए अपने यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन बाकी कंट्रीज जिन्होंने इस पे साइन नहीं किया, उनको यूरेनियम या कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं दिया जा सकता। तो ये जो एनपीटी का सवाल है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सवाल है, वो ये कहता है कि आप गैर परमाणुवीय यानी कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। तो हालांकि ये भारत इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को दो भागों में बांटती है, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर। तो भेदभावकारी मानता है इसको, डिस्क्रिमिनेटरी मानता है इंडिया, इसलिए इंडिया ने एनपीटी पर कभी साइन नहीं किया। लेकिन
आप ये जानते हैं कि यूएसएसआर और यूएसए इसके मेन साइनी थे, तो कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में टेंशन को खत्म करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा। तो आप ये देखें कि इस एनपीटी को जो 1968 में है वो भी दितांत के पीरियड में यानी कि तनाव शैथिल्य के पीरियड में गिना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो हम लिखेंगे बर्लिन एग्रीमेंट, यानी कि बर्लिन समझौता। तो बर्लिन समझौता क्या था आप जानते हैं कि बर्लिन का ब्लॉकेड हुआ था, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो बर्लिन पर 1971 में एक समझौता हुआ और उसमें यह तय हुआ कि जो पूर्वी जर्मनी के लोग हैं और पश्चिमी जर्मनी के लोग हैं वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जर्मनी को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। एक जो वेस्टर्न फोर्सेस से कंट्रोल था उसे कहा जाता था वेस्ट जर्मनी, और जो यूएसएसआर के द्वारा कंट्रोल था उसे कहा जाता है ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का जब बाइफर्केशन किया था तो बर्लिन पे डिस्प्यूट था। तो बर्लिन एग्रीमेंट में क्या था कि सारे कंट्रीज ने मिलकर के यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने मिलकर के एक समझौते के तहत ये तय किया कि अब दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे से मिल सकेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो विभाजन के बाद उस तरफ चले गए थे, रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक दूसरे से मिलना चाहते थे। और इसके साथ साथ 1970 में ही एक मॉस्को बोन समझौता हुआ था, और मॉस्को बोन समझौता में ये था कि इन्होंने मॉस्को ने यानी कि यूएसएसआर की जो राजधानी थी मॉस्को ने उस पर वेस्ट जर्मनी पर कोई भी फोर्स के प्रयोग से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया था। तो उसे कहा जाता है मॉस्को बोन एग्रीमेंट। ये 1970 की देन है। तो बर्लिन और मॉस्को बोन समझौता, ये दोनों बर्लिन समझौता और मॉस्को बोन समझौता, ये दोनों ही जर्मनी की जो स्थिति थी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो दोनों ही 70 और 71 में हुई हैं। तो बर्लिन समझौते में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में आवागमन के लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ावा दिया गया, और मॉस्को बोन समझौते में मॉस्को ने यानी कि यूएसएसआर ने तय किया कि हम बर्लिन पर, आपको पता है बर्लिन की ब्लॉकेट कर दी थी यूएसएसआर ने, नाकेबंदी कर ली थी, तो उस तरीके की कोई सिचुएशन ना आए तो उन्होंने कहा कि हम फोर्स से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि हम कभी फोर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं जो दितांत पीरियड का है, यानी कि दोनों के बीच में। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो तनाव को कम करने के लिए, चाहे हॉटलाइन समझौता हो, चाहे एनपीटी हो, या बर्लिन समझौता हो, बोन समझौता हो, वो सब तनाव को कम करने के लिए है। इसके साथ एक कोरियन एग्रीमेंट का भी नाम लिया जाता है, कोरियन एग्रीमेंट यानी कि कोरिया समझौता। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रूप में 38 पैरेलल के द्वारा उनको बांट दिया गया था। और कोरियन पेनिनसुला को अगर आप देखें तो उसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दो कंट्री बना दिए गए थे। तो इनके बीच में बातचीत से जब जर्मनी में ईज आउट हुई टेंशन, तो कोरियन पेनिनसुला में भी एक ये नैरेटिव आने लगा कि क्या हम एक दूसरे के लोगों को मिलने के लिए आज़ादी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मतलब पीपल आर अक्रॉस द नॉर्थ and across the south, so can we allow the exchange of people to meet their relatives and other things। तो इसमें एक समझौता ये निकल के सामने आया कि हाँ, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, और जो कॉमन सिविलियन है अगर वो मिलना चाहते हैं साउथ कोरिया में अपने किसी आदमी से, या साउथ कोरिया वाला नॉर्थ कोरिया में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। तो इस एग्रीमेंट को ये जुलाई 1972 को इम्प्लीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट ने यानी कि कोरियन समझौते ने भी एक तरह से तनाव को कम करने की, क्योंकि आप देखें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो तब हुआ, ये डिवीजन तब हुआ जब शीत युद्ध चरम पे था 1950 में, आप देखते हैं। लेकिन अब 1972 तक आते आते एक समझ ये बनने लग गई थी कि अब तनाव शैथिल्य करना है, दितांत करना है, तनाव टेंशन को ईज आउट करना है।
तो उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट को अलाउ कर दिया गया। अब इसी क्रम में मैं आपको दो निशस्त्रीकरण की या डिसआर्मामेंट पहले क्या होता है ये समझ लें। इसको निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि जो WMD है, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, यानी कि परमाणु बम है, बायोलॉजिकल वेपन है, केमिकल वेपन है, उसको सीमित करना। तो डिसआर्मामेंट की दिशा में दो प्रयास इस पूरे दौर में बेहद इंपॉर्टेंट है। और भी प्रयास थे लेकिन दो प्रयास काफी इंपॉर्टेंट है। इनको कहा जाता है SALT 1 और SALT 2। तो SALT की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। तो नंबर 1 जो हुई है 1972 में और नंबर 2 जो हुई है वो 1979 में। तो आप देखते हैं पंचम जो चरण है वो 63 से 79 तक चलता है। तो अब ये ट्रीटी क्या है, SALT 1 और SALT 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक का मतलब जो रणनीतिक हमारी चीजें हैं, मतलब जो हम जो है डोमिनेशन के लिए रखते हैं, जिनके प्रयोग की नौबत कम आती है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हो गया या मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली हो गया, ये सब चीजें हैं। तो स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी का बैकग्राउंड हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बैलिस्टिक मिसाइल की या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बनाने की एक होड़ थी। तो जब इन्होंने बहुत सारे देशों में अपने अपने छोटे छोटे जो सहयोगी देशों के अंदर बहुत सारी मिसाइलों को इम्प्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना शुरू कर दिया था, तो एक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा हो गया था। जैसे इटली और तुर्की में, आप जानते हैं मैंने क्यूबा क्राइसिस में भी आपको बताया था कि इटली और तुर्की में सोवियत संघ की थी, और इटली और तुर्की में सोवियत संघ की, और क्यूबा में यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने मिसाइल का अड्डा बनाना शुरू कर दिया था। तो वैसी स्थिति ना आए, तो उसके लिए दोनों देशों ने सोचा कि हम अपनी मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को, या फिर जहां जहां हमने डिप्लॉय किया उसको कट करेंगे। तो इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आई है पूरे रीजन में, यूरोपियन रीजन में भी और एशियन रीजन में भी, और अक्रॉस द ग्लोब एक स्टेबिलिटी आए। तो निशस्त्रीकरण की दिशा में ये दो ट्रीटीज 1972 की और 79 की बेहद महत्वपूर्ण है। इनको SALT 1 और SALT 2 कहा जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 1969 में रिचर्ड निक्सन यूएस के प्रेसिडेंट बने, और यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने हमेशा सबसे पहले चीन और यूएसएसआर के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल बनाने पर जोर दिया। तो निक्सन अब ऐसे राष्ट्रपति भी बने जो कि 72 में यूएसएसआर 72 में ये किसिंजर और निक्सन के माध्यम से यूएसएसआर और चीन की यात्रा पर गए। तो निक्सन को रिजर्वेशंस नहीं थे, मतलब उनको कोई ऐतराज नहीं था यूएसएसआर से और चाइना से, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे, दोनों से अपने संबंध अच्छे करने में। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें रिचर्ड निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का बड़ा योगदान है, किसिंजर और रिचर्ड निक्सन का। और इसका क्या खैर कारण ये भी है कि यूएसएसआर और चीन के खुद के संबंध आपस में खराब हो रहे थे। तो अब अगर अमेरिका इन दोनों से लड़ता तो वो लॉजिकल बात नहीं होती। तो जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो आप दोनों सही संबंध कर लीजिए। तो चीन से भी और यूएसएसआर से भी इस पीरियड में, इस काल में एक हेल्दी इन्वायरमेंट में बात हुई। बस लास्ट पे इस पीरियड के मैं आपके यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन की, यानी कि सिक्योरिटी समिट की बात करना चाहूँगा। तो 73 में, 74 में और 77 में, 73 नहीं यानी कि 1973, 1974 और 1977 में यूरोपियन सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई, और ये इसको कहा जाता है फर्स्ट यूरोपियन सिक्योरिटी मीटिंग, सेकंड यूरोपियन सिक्योरिटी मीटिंग एंड थर्ड यूरोपियन सिक्योरिटी मीटिंग। तो ये फिनलैंड की जो राजधानी है हेलसिंकी, तो उसमें हेलसिंकी में पहली मीटिंग हेल्ड हुई। और तीनों यूरोपियन सिक्योरिटी मीटिंग्स का मोटिव ये था कि यूरोप को इन जनरल यूएसए और यूएसएसआर की कॉम्पिटिटिवनेस से बचाया जा सके।
दोनों की जो प्रतिस्पर्धा है, आर्म्स की या किसी और चीज़ की, तो यूरोप को सिक्योर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए दोनों कंट्रीज प्रयास करें। यानी कि यूरोप एक बफर जोन बनना चाहता था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, कि हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर जोर लगाएंगे, आप यहाँ पर अपने कॉन्फ्लिक्ट को मत बढ़ने दीजिए। यानी कि जैसे ग्रीस है या तुर्की है या ईरान, लेट्स से कि पोलैंड है या चेकोस्लाविया है, तो ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर के मोहरे बनते थे आपस में लड़ने के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। खासकर इसमें नॉर्दर्न यूरोप के लोग ज़्यादा थे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन इत्यादि। तो इन लोगों ने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं इस पीरियड में तनाव को कम करने की कोशिश की। तो इसीलिए ये मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि दितांत के का जो है पोटेंशियल है, इट हैज़ ए पोटेंशियल टू रेज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो। तो शीत युद्ध के बीच में दितांत का पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, चाहे वो परमाणु परीक्षण संधि है या हॉटलाइन समझौता है या एनपीटी है या मॉस्को बोन बर्लिन समझौता है या कोरियन एग्रीमेंट है या डिसआर्मेंट SALT I SALT II की बात है, यूरोपियन सिक्योरिटी मीटिंग की बात है, ये सब इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि 79 तक, 63 से 79 तक दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर तनाव को कम करना चाहते थे।